हेलो एवरीवन। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट जो आपके डेफिनेशंस है हम उसे भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और जब इंडिया आजाद हुआ वहां से लेके हम बात करेंगे आपके जितने भी 5 इयर्स प्लान है प्लानिंग कमीशन के, वो सब कुछ यहाँ पे हम कवर अप करते हुए चलेंगे। क्योंकि इस बार क्या है, जिस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत हाई चांस है कि वहां पे इस तरीके से पूछ दिया जाए। और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये सब चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है। तो अब ये देखिए, जब इंडिया ने जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब हम आजाद हुए थे तो हमारी, अब वैसे भी देखिए, लिटरेसी रेट काफी कम थी। हमारा जो है पर कैपिटा इनकम काफी कम था। हमारा जो है, अब देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसीज कम थी, मतलब हर चीज हम बहुत इस पे थे। हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट था वो बहुत कम था। हमारी प्रोडक्टिविटी जो है काफी कम थी, है ना। तो ये सब काफी सारे जो है सिनेरियोस हमारे साथ थे, जो कि काफी इशू क्रिएट कर रहे थे। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो काफी वीक था। तो ये सब जो चीजें हैं, जब हमने इंडिपेंडेंस हमें मिला, जब हमें आजादी मिली, तो उस समय क्या हुआ, ये सब चीजों से हम जूझ रहे थे। तो उस समय जो भी हम प्लानिंग कर रहे थे, हमें ये सब सारी चीजें दिमाग में रख के करनी थी, है ना। तो इसीलिए फिर इसी हिसाब से प्लानिंग कमीशन आई, बाकी चीजें हुई। और सबसे पहला वहां पे सवाल उठा इकोनॉमिस्ट के सामने, जब भारत आजाद हुआ, कि इंडिया को कैसी इकोनॉमी बनाई जाए। तो आखिरी में उन्होंने सोचा कि सब कुछ देखा और वहां पे ये डिसीजन लिया कि इंडिया शुड बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सहयोग करती है इंडिया के डेवलपमेंट में। जैसे आप देखते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ गवर्नमेंट बना रही है, रोड, हाईवेज, बाकी जो चीजें बना रही है, रेलवे वगैरह भी रहता है। इसके साथ जो है प्राइवेट प्राइवेट भी जो है वो भी अपना यहाँ पे योगदान देगी। तो जहां पर बोथ आपका गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों काम करे। अब चाइना में देखते होंगे, एक तरीके से जितनी भी मोनोपोली है, वो पूरी की पूरी मोनोपोली वहां पे गवर्नमेंट की है, चाइनीज गवर्नमेंट की। ओके, वो सब कुछ रेगुलेट करते हैं। बट यहाँ पे ये चीज नहीं है, गवर्नमेंट अपना रेगुलेट करती है, प्राइवेट अपने हिसाब से चलती है। हाँ, उस पर कुछ कानून बने वो अलग चीज है, लेकिन रेगुलेशन जो होता है कि कंपनी कैसे चलेगी, क्या करेगी, अपना प्रॉफिट लॉस सब कुछ वही मैनेज करती है। तो ये है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चैलेंजेस की बात की जाए, तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट था। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो है पावर की कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके बाकी चीजें। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा अच्छा नहीं था, रोड्स वगैरह भी अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी उतना सही नहीं था। जिसके कारण क्या हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी हिंड्रेंस आ रहा था, जो बोलते हैं ना, अवरोध काफी ज्यादा आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट जो हम पहला ये देख रहे थे। अब ये देखिए, इस तरीके से आपके लिए पीडीएफ बना हुआ है। आप कैसी इकोनॉमी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आ गया। फिर आप चैलेंजेस कैसे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, अनइक्वल इनकम था। इस तरह से अगर मेंस में भी लिखेंगे तो कितने अच्छे तरीके से आपके पॉइंटर्स बनते चले जाएंगे, कि आपने यहाँ पे एक हेडिंग ये दे दी, पोस्ट इकोनॉमिक चैलेंजेस, अगर चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो। ओके, फिर आपने यहाँ पे सब पॉइंट्स देखे, ये चीजें लिख दी कि भाई पहला जो है इकोनॉमिक डेफिसिट था, उसके अंदर आप रीजंस बता रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है, बेसिक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे, तो ये सब जो हिंडर कर रही थी ग्रोथ को। ओके। अभी जब भी आप पढ़े ना, मैं बार बार ये बोलता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस को कभी अलग रख के नहीं पढ़ना है। अगर आपने ये काम किया तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप किसी एक चीज में बेटर हो पाएंगे, दूसरे में आपको लगेगा "अरे, ये तो मेरे, दिस इज नॉट माई पीस ऑफ केक"। ओके। तो यहाँ पे ये चीजें समझनी है। अब इसके बाद वाइड स्प्रेड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लोग मेंस तैयार रखते हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा होता है। बहुत लोग इससे जूझ जूझ रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस जम ही नहीं रहा है, आता ही नहीं है कुछ। जो सोच रहे पहले प्रीलिम्स निकालने फिर सोचेंगे। तो ये जो चीजें हैं, नहीं करना है। यहीं पे आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी ऐसे साथ में करते चल रही है। अब देखिए, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ऑब्वियसली बात है, उसमें पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, जिस हालत में जो अंग्रेज जो हमें छोड़ के गए थे। और उसके साथ साथ क्या दिक्कत थी, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब इश्यूज थे। ये देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ एरो नीचे की ट्रेंड्स वगैरह, उस समय बता रहा था। तो इधर आप चाहें बार बार वीडियो को जाएं, बैक करें, फिर समझें।
तो वहां से आपको समझ में आएगा कि ऐसे कनेक्ट करना है, ऐसे सोचना है चीजों को, है ना। ये सिर्फ ये बात नहीं कि मुझे आता है, पता है या रट लिया है, ऐसे सोच के चलना है, क्योंकि वरना आप कितनी चीजों को आप ऐसे रट पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए, इसके बाद जो है आपका अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात, थर्ड पॉइंट पे आने के पहले फर्स्ट टू पॉइंट्स की बात करूंगा आपसे, कि अगर हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए, ये ग्रोथ जो है प्रॉपर ऐसे होते रहे, तो हमें क्या है, हर एक चीज हर एक चीज के पे प्रॉपर ध्यान देना होगा। ठीक है। अब देखिए, इतने प्यार से यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ वगैरह बन रहे हैं, इस अमाउंट में ये वीडियोस आ रहा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सके कि यार सिर्फ इतने से अमाउंट में जो है, अभी ये 7,999 है, अभी आपको सिर्फ 4,999 में, जब ये वीडियो बन रहा है, ये प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 4,999। तो इतने में अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो एक तो ये वैसे भी इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि जो भी बना रहे हैं पीडीएफ, वो यहाँ पे वेल ट्रेंड है, जिनकी 50-70 हजार लाख लाख रुपए तक का वो कंटेंट क्रिएटर सब है, वो हमारे लिए यहाँ पे बना के दे रहे हैं, है ना। तो इसकी आपको वैल्यू भी करनी है, दोस्तों से शेयर भी करना है कि आप यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं रखी जा रही है। चलिए देखिए, अब अगर यहाँ पे हम बात करें, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। अब अगर आपने सुना होगा, पढ़े भी होंगे, है ना, कि जैसे ये हुआ तो उस समय जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ध्यान देना चालू किया, डैम्स वगैरह बना लेते हैं, छोटी छोटी चीजें जो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चालू किया, कि पहले कहीं पानी की कमी है, थोड़ा बहुत रोड्स बनाते, ये करते, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। अब जब ये सब आप थोड़ा बहुत ये इश्यूज पे आपने काम किया, तो एक बार में तो उतना अमाउंट है नहीं जो सब हो जाएगा। सेकंड जो है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, तो अब सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे उस समय निर्भर थे, बहुत हाई पॉपुलेशन, जो 80 to 90% एग्रीकल्चर पे ही थे डिपेंडेंट। अब अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, तो दिमाग में क्या आएगा कि अगर एग्रीकल्चर का सेक्टर में थोड़ी सुधार हो जाए, समझिए बात को, तो कहीं ना कहीं हम पॉवर्टी एलिवेट कर पाएंगे, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह लाया। मतलब लाया कैसे, कि भाई गवर्नमेंट ने ही बोल के रखा होगा ना कि आप इस पे वर्क करो, हमें अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं इतना, हमारे पास फर्टाइल लैंड है और इतना ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स भी नहीं है, बहुत इश्यूज है, तो इस पे रिसर्च करवाया। यार तो रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, उससे ग्रीन रिवोल्यूशन आया। अब उसके बाद क्या हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया किस चीज से, एग्रीकल्चर इससे, कि हम हमारे कंट्री लायक सामान, मतलब जो भी उत्पाद है आज भी कर पा रहे हैं, आज जब 140 करोड़ आबादी है, और इनफैक्ट हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। ओके। जो कंट्री लगभग 2.4% के आसपास ही इसका क्या है, एरिया है, वर्ल्ड के एरिया में देखा जाए, और वो लगभग लगभग जो है 200 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा है, 2.4% एरिया सिर्फ, समझ रहे हैं बात को। 140 करोड़ इंडिया ही देख लीजिए, बाकी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, वहां पे एवरेज ले लेते हैं 60 करोड़ के आसपास, तो लगभग 1/4 को, 800 करोड़ भी अगर आप लीजिएगा आबादी है, तो सिर्फ इंडिया इनका पालन पोषण कर रहा है ना। हम इंपोर्ट भी करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूं, तो इंडिया कितना इसमें सक्षम हो गया है, कि हम नेट इंपोर्टर नहीं, नेट एक्सपोर्टर ही है ना। बट इससे क्या हुआ, चलिए यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, भाई जो रोड्स बना रहे होंगे, अब देखिए इस माइक्रो लेवल पे सोचना पड़ता है, जो डैम बना रहे होंगे, इंजीनियर्स होंगे, बाकी होंगे, तो उनको तो सैलरी मिल रही होगी, पैसा आ रहा होगा, करेक्ट। इसके बाद जो हो गया, जो पॉवर्टी एलिवेशन था, तो जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की, अभी सबसे ज्यादा इसका फायदा कहाँ पे उठाया गया, ये पंजाब हरियाणा इधर के एरिया में, तो वो सब काफी रिच हो गए, आज भी हम देखते हैं उनकी कंडीशंस बाकी से अच्छी है। तो इससे क्या हो गया कि अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ इंजीनियर्स और बाकी लोगों को पैसा मिला, ये वाले हरियाणा इधर ही मिल पाया, बाकी जगह उतना ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट पहुंचा नहीं। अब इसके कारण क्या हो, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आज का है कि 1% जो इंडियन है, टॉप इंडियंस है, वो लगभग 50% 40%, जो भी एक रेशियो है, एग्जैक्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उतना पैसा उनके पास है। बट सच्चाई ये है कि ये पहले से स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंडिपेंडेंस वर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली नहीं हो पाया, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटी अक्रॉस द कंट्री। तो हर कंट्री में आप, पूरे कंट्री भर में आप देख रहे होंगे कि भाई कहीं के ये हैं,
पंजाब इधर साइड के वो काफी ज्यादा आगे निकल गए। बिहार, वहां जो कि क्योंकि थोड़ा फ्लड एरिया से रिलेटेड है, वहां पे फ्लड्स वगैरह भी ज्यादा आते हैं। जब वहां पे हालांकि फर्टाइल लैंड बहुत एलुवियल सॉइल है, वहां पे जो है आपको गंगा रिवर वहीं से क्रॉस होती है, स्टिल इसके बावजूद जो है यहाँ पे वो पीछे रह गए। तो ये जो मेन रीजंस हैं यहाँ पे आपको उस टाइम से पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम से जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किए। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें, हम बिल्कुल यहाँ पे 5 इयर्स प्लान जो है सारे डिस्कस करेंगे, सारे के सारे करेंगे इसी वीडियो में। उसके लिए परेशान नहीं होना, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई है और जो बार बार आप कोई भी एग्जाम दें, इससे क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता है कि ये कब लाया गया था, नेहरू मेहलन मॉडल। ओके, ये जो मॉडल है ये कब लाया गया था? क्या ये फर्स्ट इसमें लाया गया था 5 ईयर प्लान में, क्या सेकंड, क्या थर्ड, क्या फोर्थ? ऐसे सीधे पूछ दिया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड में लाया गया था। ठीक है, ओके। अब इसमें जो हुआ वो एग्जैक्टली हुआ क्या, देखिए। सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया ना, ये किया गया एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह जैसे आप देखते हैं ना, पीएसयूज वगैरह जो है, बीएचईएल, एनटीपीसी, ये सब जो बड़े बड़े पीएसयूज है, तो वो उसकी नींव जो है, वो सोचने की नींव यहीं से डाल दी गई। इसके भी अब अपने अपने इम्प्लीकेशंस है, अब आपको समझना पड़ेगा। आपने जो फंड है इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े इसमें डाल दिए, अब तुरंत तो इसका पैसा आएगा नहीं, तुरंत तो प्रोडक्शन चालू हो नहीं जाता है। आपने भाई स्टील लिया, सब लिया, एक प्लांट बनाने में कितने साल लग जाते हैं, फिर उसका प्रोडक्शन होगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस, आपने पैसा यहाँ लगाया, तो उसका भी इम्पैक्ट बाकी जगह पड़ेगा कि भाई एग्रीकल्चर उतने ढंग से नहीं हो पाएगा, बाकी चीजें ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ऑल्दो इस प्लानिंग कमीशन में जो ये मॉडल, इसने काम अच्छा किया, बट ओवरऑल ये फिर भी फेल हो गया, क्योंकि अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसमें आप एक जगह तो अच्छा कर रहे थे, बट बाकी जगह क्या हो गया, काफी ज्यादा खराबी हुई, काफी इश्यूज हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या किया गया था, फोकस किया गया था कि ये मॉडल ने प्राइवेट आपका प्रायोरिटाइज किया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हेवी इंडस्ट्रीज है, इन सब को पहले हम लाइन पे लाए, और इसके बाद जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ये ड्राइव करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बीएचईएल, एनटीपीसी, सेल, ये सब जो है यहाँ पे आए हैं। फिर सेंट्रल प्लानिंग की बात की गई कि गवर्नमेंट एक्सरसाइज एक्सटेंसिव कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, ओके, थ्रू अ सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड रिसोर्सेज। ये जो है टूल पे पता नहीं बार बार उस समय ठीक दिखता है, लेकिन ये बार बार ऐसा हो क्यों जाता है? क्योंकि जब मैंने अभी पीडीएफ पढ़ा, वहां पे ऐसा ये बार बार ये चीज नहीं हो रही थी, रिसोर्स रिसोर्स, इकोनॉमी इकोनॉमी, तो दैट वी नीड टू चेक। बट ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है कि सेंट्रल प्लानिंग में आपका गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो एक्सटेंसिव कंट्रोल करेगी इकोनॉमी पे। तो सेंट्रल प्लानिंग, सेंट्रल से समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई भी जब सेंट्रलाइज्ड करिएगा तो क्या होगा, कंट्रोल उनके पास चला जाएगा। तो बस ये यहाँ पे बात हो रही है। फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी बात की गई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात की गई, क्योंकि अब इस मॉडल में सेंट्रल प्लानिंग की, सेंट्रल नहीं तो सारे के सारे निकाले, बीएचईएल, एनटीपीसी, किसी स्टेट का तो है नहीं, तो इन्होंने सारा कंट्रोल भी कर लिया रिसोर्स पे, रिसोर्स एलोकेशन, कि हमारे हिसाब से करेंगे। तो भाई बाकी स्टेट्स को भी बहुत सारे इश्यूज हुए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी कि आपके पास फंड लिमिटेड है और आप इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हो। तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स आपको देखना है कि भाई आज के टाइम में बीएचईएल, एनटीपीसी वगैरह जो मिली है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, सेल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, अब भाई इंडिया जो है ना बहुत सारी चीज में इंपोर्ट किया जा रहा था, तो यहाँ भी था कि भाई डोमेस्टिक कुछ चीजों को हम बढ़ावा दें, ताकि जो है हमारा इंपोर्ट कम हो, है ना। आज भी वही है कि हम इंपोर्ट अपना कम करना चाह रहे हैं। ये सब कुछ नई बात नहीं है कि अभी चल रहा है हमेशा से, और ये कंप्लीट प्रोसेस है जो काफी सालों से, जो समझ सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही चल रहा है। इसके बाद देखिए, अगर आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ना, इसका आइडिया कैसे आया? अब देखिए, इंडिया में टाटा भी पहले से कंपनी थी, आजादी के पहले से, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज थी, है ना। अब फिर यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, तो वहां भी देखिए डीपीएसपी वगैरह जो चीजें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वगैरह है, वहां से भी देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रिजोल्यूशन है। सब ये जब वहां पे स्टडी की, समझा, बाकी सारे कंट्रीज को समझा कि वहां पे इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्या हमारे देश के लोगों के लिए सही रहेगा, जो प्रियम्बल जब देखते हैं,
है ना, वहां पे हम कहते हैं कि भाई प्रेमबल में जो भी चीजें दी गई हैं वो कौन सी इकोनॉमी सबसे बेस्ट तरीके से कर पाएगी। तो वो सब के बाद एक निष्कर्ष निकला कि ठीक है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी ही होनी चाहिए। इसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन आया 1950 में। वहां पे जो कि उसके चेयरमैन कौन होते थे प्लानिंग कमीशन के, वो होते थे प्राइम मिनिस्टर। ये है आपका एरा ऑफ 5 ईयर प्लान हैड बिगन। अब ये क्यों बंद हुआ नहीं हुआ, अगेन ये अलग चीज है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी कि नीति आयोग क्यों आया, क्या हुआ ना। इसे कहा गया था वैसे टॉप डाउन अप्रोच प्लानिंग कमीशन, कि पहले आप सोच लेते थे 5 साल में हमें ये करना है, अब हो या ना हो वो बात की बात है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें नहीं होती थी। नीति आयोग ने बोला हम जो है बॉटम अप अप्रोच रखेंगे, पहले इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इस तरह के सब टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक यहाँ पे डिफरेंस है जो कि आपको इस वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, तो ये आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद गोल्स जो है 5 ईयर्स प्लान है, क्या क्या थे भाई? ऑब्वियसली ग्रोथ होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस आज भी इंपॉर्टेंट है, इक्विटी, जो मतलब जो भी चीज है ना उस पर हमारा हक होना। ओके, तो ये आपका यहाँ पर है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अब देखते हैं 5 ईयर्स प्लान जिसमें मैंने आपको बताया ना, सेकंड वाला था ये, देखिए है ना, महलेनोबिस मॉडल। जो महलेनोबिस मॉडल है ये आपका सेकंड है, तो ये सीधे प्रीलिम्स में पूछ दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया नॉट सक्सेसफुल, टारगेट ये था, अचीव कर नहीं पाए। ग्रोथ हुआ भी तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में हुआ, बाकी पीछे रह गए, जिसके कारण क्या हुआ, पेमेंट क्राइसिस आ गया। अब देखिए आपको स्टार्टिंग में समझाइए ना, आप जा रहे हैं सीधे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाने। अब इंडस्ट्री में अगर आप पैसा लगा दिए और अगर आउटपुट तक आपने उससे नहीं बनाया, तो क्या होगा, पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उसके लिए और लोन ले रहे हैं और लोन ले रहे हैं, इसके कारण पेमेंट क्राइसिस आ गया। तो वो आप एक्स्ट्रा जब भी लोन लेंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी तो ग्रोथ तो बढ़ेगा ही, बट उसके फिर अलग अलग इम्पैक्ट्स होते हैं, है ना। तो ये जो है हम कवर अप कर ही रहे हैं, जैसे कि सीआरआर और एसएलआर, इसके जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो एक बार आप फिर से रिवाइज करें, तो वहां से आपको ये सब चीजों में भी और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। इसके बाद जो फर्स्ट प्लान था वो फोकस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम आजाद हुए, इसी स्लाइड में जो हमने बात की आपसे कि भाई वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, है ना। और हमें ये भी पता था कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही वर्क कर रहे थे, तो उसकी अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और उस पर वर्क करें तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एलिविएशन में काम करेगा। इसीलिए पहला जो फोकस था वो पॉवर्टी से रिलेटेड था, और वो पॉवर्टी में भी किससे, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर। इस लॉजिक से आप दिमाग में रख सकते हैं इसे आराम से। ये सक्सेसफुल रहा, टारगेट हमारा ये था, ऑब्वियसली बात है, हम आजाद हुए थे, हमें पता ही नहीं था हमारा पोटेंशियल क्या है क्या चीज नहीं है। तो फिर ये जो है यहाँ से हमने 3.6 अचीव किया, तो ये हाईली सक्सेसफुल था। ये जो है आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस यही नहीं है कि आप ये याद रखिए कि मेहलेनोबिस मॉडल क्या है। ये हो गया आपका पहला जो था, ये था आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। थर्ड को गडकिल योजना कहा जाता है। अब ये आपको मैंने बता ही दिया, प्राइम पेमेंट क्राइसिस और किस किस इश्यूज के कारण ये चीज नहीं हो पाई। इसके बाद जो है हमने काफी लगातार फेलियर्स देखे प्लानिंग कमीशन में। आप देख सकते हैं पहला ही सक्सेसफुल था, बाकी जो है यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा। रीजन बीइंग उस समय क्या हुआ ना, थर्ड टाइम में, ये जो आपका 1961 से 66 का जो टाइम फ्रेम है, हमने टारगेट किया था कि 5.6 वी विल अचीव, और ये 2.4 ही रहा सिर्फ। सोचिए आज जो हम सोचते हैं कि 6% जीडीपी ग्रोथ है, 7% है, 5 पर हमें बहुत कम लगता है, बट ये सब सिनेरियोज थे हमारे, जिसके कारण जो है हम काफी स्लोली यहाँ पे मूव किए हैं। और चाइना हमसे इतना धीरे धीरे, हालांकि 1990 के आसपास वो, उसके बाद उन्होंने एक्सपोनेंशियल एक्सपांसन किया है अपना, तो ये सब कमियां हमें रह गई। अब देखिए अगर इसमें हम बात करें तो मेजर रीजन क्या था, इंडिया ना वॉर में यहाँ पे आ गया 1962, सीनो इंडिया वॉर। अब ये जो वॉर था, इसमें ऑब्वियसली बात है, जब आप वॉर पे ये हो जाएंगे तो आपका फाइनेंस वॉर पे डाइवर्ट होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो वॉर ओरिएंटेड हो जाएगी कि भाई हमें ये जीतना है, बहुत ही है, अब तो जीते या हारे वो जो भी हो, लेकिन इससे इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिकली, ठीक है। आप ज्यादा पैसा लगाएंगे वेपन्स बनाने पे, ये सब करने पे, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, डैम और ये सब, समझ रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे इश्यूज हो गए। फिर इंडिया सेकेंड वॉर में चला गया पाकिस्तान के साथ। ये वाला वॉर भले हम जीते थे, नहीं, इस वॉर में हमने
यहाँ पे हमें हार मिली थी। तो अब ये जो चीजें हैं, ये सब हो गया थर्ड ईयर प्लान में। अब इसके बाद गवर्नमेंट खुद ही थक गई। ये हुआ कि भाई अब हम कोई ईयर प्लान नहीं लाने वाले हैं। तो ये हाल था इंडिया का 1966 से 69 के बीच में। वहां बोलते प्लान हॉलीडे, मतलब लोग होता है ना कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में फिर हॉलीडे मांगते हैं। यहाँ पे इतना बुरा हो गया कि ने उसमें भी हॉलीडे कर लिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या 5 इयर्स प्लान कंटिन्यू आया। आंसर होना चाहिए जी नहीं, बीच में प्लान हॉलीडे हुआ था। इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। ओके, कि ये नहीं कि हमने डेटा पढ़ लिया याद कर लिया, बट इस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हमें हमें हमेशा यहाँ पे दिमाग में रखना है। इसके बाद जो है, इसका वही मेन रीजन जो था आपको इस अच्छे से यहाँ पे लिखित बता दिया गया है। मेन रीजन यही था कि वही जो वॉर्स वगैरह हुए थे जिसके कारण ये हॉलीडे लिया गया बाद में। अब फोर्थ जो है, बट अफसोस ये था कि उसके बाद फोर्थ वाला भी जो है हमने टारगेट रखा, 3 साल अपने कूल पीरियड ले लिया, सब कुछ किया, फिर भी यहाँ पे हम फेल हो गए। तो ये जो है आपका टू मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का। ये था स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट, ताकि हम सेल्फ रिलायंस हो सके। ठीक है, ताकि हम सेल्फ रिलायंस हो सके। आज भी हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो वो करके हमें दिखाना है, वो इंपॉर्टेंस लगता है। ये भी फेल हो गए जो 14, बट इसमें क्या क्या हुआ, जो नेशनल बैंक थे वो नेशनलाइज्ड हुए। 14 जो मेजर बैंक है वो नेशनलाइज्ड किए गए। इंडिया पाकिस्तान का भी जो है वॉर हुआ, बांग्लादेश वहां पे अलग हुआ, तो हम इसमें फिर चले गए थे। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा खराब थी कि हम इतने वॉर्स में जा रहे हैं, साइड में शांति नहीं रख पा रहे हैं। अभी बीच में लगता था कि हम इंडिया चाइना से वॉर हो जाएगा, बट नहीं हुआ। है ना, तो ये पॉलिसीज वगैरह भी जो होती है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएफएस में जाते हैं तो यहाँ पे ये चीज जो होती है काफी इंपॉर्टेंस रखती है। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान में क्या हुआ, ये आपका टारगेट आपने यहाँ पे अचीव किया और ये सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, ये जो टारगेट था 4.4 यहाँ पे सक्सेसफुल रहा। तो सक्सेस का पैरामीटर ये नहीं होता कि 4.4, तो ये 4.8 हो गया, कहीं मान लीजिए इससे भी हमने ज्यादा किया, हम अनसक्सेसफुल बोले। जो हमने टारगेट किया रियलिस्टिक टारगेट, उसके आसपास हम है या नहीं, और उसके आगे निकले या नहीं। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वगैरह लाया गया है, सब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाया एमएनपी। और जो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई हाईवे पे जिस तरीके से भी काम हो रहा है, ये सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो मैं अगर बोलूंगा कि कम से कम कितना याद रहना चाहिए, तो शुरू के 4 जो है आपको, ये प्लान हॉलीडे के बाद फोर्थ आया था। प्लान हॉलीडे थर्ड और फोर्थ के बीच में हुआ था। फर्स्ट सेकंड तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, इतना तो कम से कम सब रटा होना चाहिए इसके अंदर से कि कोई भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो। और बाकी जो है आप हल्का फुल्का इस तरीके से आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर जो है सिक्स्थ ईयर प्लान जब आया, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये था इरेडिएटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को जड़ से उखाड़ के खत्म करना है। ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये सिक्स से। सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कहां से हुआ था, ये सिक्स से हुआ था। ये सब सक्सेसफुल रहे। सेवेंथ जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो। ओके, अपग्रेड करें हम टेक्नोलॉजी को। ये सब बेसिकली था सेवेंथ में। तो इसमें जो है फोर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये पॉवर्टी रिडक्शन वर्ड कहां से स्टार्ट हुआ था, छठवें से ही हो गया था। कि हम काफी उस समय ये इशू हो गए थे कि पैसे जो है आप, है ना, यहाँ पे आपको बोला कि इसी स्लाइड में जो पे हमने बात की है, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काफी ज्यादा हो गए थे, पॉवर्टी बढ़ गया था काफी ज्यादा। ऊपर से हम वॉर ही वॉर में थे कंटिन्यू। तो यहां से ये चीजें निकल के आई थी। क्लियर। फिर बात करेंगे हम सेवंथ। सेवंथ में भी वही जो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी सेवंथ में आएगी। ये सक्सेसफुल रहा। एट्थ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ हल्का हल्का याद, लेकिन सिक्स इंपॉर्टेंट हो गया। पॉवर्टी रिडक्शन किससे लाया, 1 2 3 4 दे देंगे, फिर सिक्स दे दिया। आप सबको लगेगा नहीं नहीं, शुरू के इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी में से कोई एक होगा। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रखिए कहीं, तो बहुत बेटर है। बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो कि आप ये चीजें कर सकते हैं अच्छे से। अब देखिए जो एट्थ प्लान है जिसमें नरसिम्हा राव, हम देखिए हम काफी तारीफ करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, डेफिनेटली काफी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। बट उनको इकोनॉमिस्ट बनाए और उसके बाद वो सही रिसोर्स यूटिलाइजेशन और वो हिम्मत करनी, वो थे हमारे पीएम नरसिम्हा राव सर।
ओके, ये नरसिम्हा राव सर, इनके ही समय वो पॉलिसी आई थी जो हम बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो 1991 में इतनी हालत खराब हो गई थी। ओके, राजीव गांधी के अंडर के बाद जो है 1991 आया कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में पैसे ही नहीं थे। कुछ दिनों का बस इंपोर्ट का पैसा बचा हुआ था, अगर जिस देश में तेल आना बंद हो जाता, सब बंद हो जाता। अब सोच सकते क्राइसिस क्या होता। अभी आप पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, कितनी रद्दी है। वो उससे भी फिर बुरी हालत में हम चले जाते। तो वही फिर आईएमएफ ने भी कुछ शर्तें रखी थी हमारे सामने, पास कि आप ऐसे से करो प्राइवेटाइज। अब ये याद रखना है कि हम वहां पे भी एटलीस्ट हम बैंक करप्ट नहीं हुए थे, हमारे पास फिर भी कुछ दिनों का था, तो फिर अब तेजी से हमने ये इस पे वर्क करना चालू किया था, लिबरलाइजेशन और ये सब चीजों पे। उस पे हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। तो इस पे क्या था, टॉप प्रायोरिटीज वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। अब इस पे फोकस किया गया था। और ये, अब आपको ये लगेगा उस समय हम क्राइसिस पे हैं, बट ये चीजें हो रही है। वो ये क्राइसिस पे है तो आपने क्या किया, दूसरे आईएमएफ या बाकी जगह से लोन लिया, अब इन लोगों, सर्कुलेशन, पैसा घूमेगा, ग्रोथ करेगा। समझ रहे हैं बात को? ये चीजें रहती है। तो नरसिम्हा राव कमेटी जो है, जो गवर्नमेंट के समय उन्होंने लॉन्च किया था इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसके बाद थोड़ा सा हमारा ग्रोथ रेट भी सही होने लगी, है ना। अब ये देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें, जो 1997 से 2002 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, ये भी कारगिल युद्ध और ये सब में भी हम सब फंसे हुए थे। तो यहाँ पर जो है आपका 5.6 के आसपास अचीव हुआ था, है ना। ये जो है 5.6 के आसपास अचीव हुआ था, तो फेल, ये भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ओके, बाकी जो हम आईएनएस ये सब पढ़ते हैं ना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वगैरह जो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये सब इन्हीं केस में चालू किया गया था, जो कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना, उसको काउंटर कर रहा है आज के टाइम पे काफी अच्छे तरीके से। ये पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम 10th, जो है अंडर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। बेसिकली इनके अंडर जो है ये चीजें थी, क्योंकि प्लान हम देख रहे हैं ना, तो हमें वो 5-5 साल ये नहीं सोचना है। तो यहां पर जो है, अब इसे भी हमने अनसक्सेसफुल डाला, क्यों, आपने टारगेट किया था, ये हो नहीं पाया। ओके, तो ये रहा आपका अनसक्सेसफुल इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे प्लान क्या था कि एम टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर एंड रिड्यूस द पॉवर्टी रेशियो बाय 15%। 15% से रेशियो कम करना था, और पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात की गई थी। अब पर कैपिटा इनकम होता क्या है, देखिए, पर कैपिटा इनकम जो है, मानिए 1 लाख करोड़, या हटाइए, अभी सिंपल सा कैलकुलेशन रखते हैं। ये हमने क्या कर दिया, 10,000, 1 लाख यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। और हम मान ले कि इस देश की जो आबादी है, ठीक है, 250 है, 250। ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कटा, 25, 400। तो इससे ये पता चल जाएगा कि 400 रुपीज जो है पर कैपिटा इनकम है। ये पूरे साल भर में अगर ये कंट्री तक हमारे 250 लोगों वाली, समझ रहे हैं बात को आप, मतलब टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इससे कहा गया कि हमें इसे डबल करना है, पर कैपिटा इनकम। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। और इंडिया में यही डिफरेंस है ना, कि अंबानी के पास बहुत हाई परचेसिंग पावर है, एक गरीब है उसके पास ये भी नहीं है। एवरेज जो है हमारा अभी चल रहा है। तो अभी कितना पर कैपिटा इनकम है इंडिया का, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे, आप ये गूगल करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप सोर्स भी बता सकते हैं, सर यहाँ से देखा है। इसके बाद 11th प्लान आया, जहां पे मेन क्या था, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मोटो था। अब ये भी आपका 9% टारगेट था, 8% इज गुड, इज एक्चुअली गुड, बट यहाँ पे अनसक्सेसफुल क्यों, क्योंकि आपके टारगेट के हिसाब से नहीं है। इसके बाद 12 to 17, ये फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये जो है आपका सक्सेसफुल था, 8 का 8। तो ये आपसे पूछ दे कोई अगर, आपको क्या लगता है, क्या ये सक्सेसफुल था, तो आप जाके ये थोड़ी बोलोगे नहीं सर 8% तो सक्सेसफुल होता है। तो वो कोई बोलेगा अरे चाइना में तो 10% के नीचे वो गए ही नहीं, तो हम तो हमेशा ही अनसक्सेसफुल थे, हम तो 10 ही टच नहीं कर पाए। तो वो मतलब नहीं होता कि हमारा टारगेट क्या है और हमने अचीव क्या किया, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है।
जवाब देते समय, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे मेंस लिख रहे हो, चाहे ऐसे कुछ वेग सा स्टेटमेंट बना दे प्रीलिम्स में। ठीक है। अब देखिए और फिर क्या क्या चैलेंजेस थे। अब ये था आपका लाइसेंस राज। अब लाइसेंस राज में क्या है ना, हर चीज का आपको लाइसेंस लेना पड़ता था कि अब आप कोई भी काम करें तो उसके लिए लाइसेंस। अब लाइसेंस जब आप ले रहे हो, इसके कारण इशू क्या होता है, एक्सटेंसिव रेगुलेशन। हर चीज में इतने ज्यादा नियम कानून और ये सब जो चीजें थी, ऊपर से हमारे ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो बोलते हैं ना कि बाद में आना, अभी साहब बिजी हैं, ठीक है, अभी ये है, फिर उसी में फिर ब्राइबरी वगैरह घुस जा रही है, जल्दी काम करवाना है तो। सरकारी काम ऐसे ही होता है, ठीक है, अभी छुट्टी है, कल आइएगा, अभी अवेलेबल नहीं है, और वो बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट मुझे संभालना है। तो ये सब जो चीजें हैं, कितने इश्यूज आप सबने भी कभी देखा होगा कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कहा कि आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट को, वरना पहले इन सबसे अटेस्ट करवाना पड़ता था। तो कभी तो गए होंगे आप सब भी लेके, करते ही नहीं थे कुछ, बिजी है, ये है, वो है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, ये हर्डल्स, वो छोटे काम पे इतना था, तो सोचिए अगर आपको कुछ लाइसेंस चाहिए किसी चीज का, मान लीजिए कुछ इंडस्ट्रीज बैठा रहे हैं, अप्रूवल लेते लेते चप्पल घस जाती थी। इसके बाद जो है आपका इन्वायरमेंट भी है, क्लियरेंस, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप स्टार्ट ही कब करोगे, तो इतना पैसा तो पहले था भी नहीं देश में। तो बहुत सारा ये जो हर्डल्स था कि एक तो रेगुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो जिसके कारण क्या है, काफी इम्पोज किया स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। अब रेगुलेट आप ही कर रहे हो काफी ज्यादा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1990 के वन के पहले ना, खुद ही बहुत ज्यादा रेगुलेट करती थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थे, बट रेगुलेशन उनके हाथ में था। सीआरआर बहुत हाई था। ये वीडियो मैंने पहली बनाई हुई है, उस पर देखिएगा, आपको पूरा समझ में अच्छे से आएगा। एसएलआर, ये जो चीजें थी, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हाई एक्सटेंसिव कंट्रोल था, अगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो। ओके। तो ये है, इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मैंने आपको बता दिए, परमिट लेना है, अप्रूवल लेना है, भाई सब काम कर नहीं रहे हैं, करप्शन इश्यूज है। फिर है आपका इनोवेशन वगैरह भी उतना नहीं हो पाता था। अब क्यों, इतना रिजिड सिस्टम है ना, आपका रेगुलेशन सही है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल कैसे भी लगेगा ना। वो एक इंडस्ट्री चालू कर दो भाई, प्रोडक्शन चालू करके, अभी बहुत टाइम लग गया इसमें, लॉस ओवरकम करना है। कहाँ आपके पास इनोवेशन और ये सब चीज के लिए आप रहेंगे, या देश के हित में आप इतना सोचते बैठेंगे, उस समय ये हाल था। तो आज जो हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसलिए इंडिया में भी जब इनोवेशंस बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं, बहुत से, अब बिजनेस करना पहले से काफी आसान हो गया है। इसके बाद जो है रिजिड सिस्टम था, जिसके कारण काफी ज्यादा वही डिस्करेजमेंट मिलती थी। ओके। और जो भी अगर मार्केट में कोई डिमांड है तो भी फुलफिल नहीं हो पाती थी। क्लियर। तो ये लाइसेंस राज और इसका इम्पैक्ट है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, पहले ये इशू था, अब नहीं है, एक्सटेंसिव रेगुलेशन था, अब उतनी नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम किया गया है। एफडीआई वगैरह भी आप देखते होंगे, सीधे डायरेक्ट रूट से 75%, कहीं कहीं 100% कर दिया गया है, ऑटोमेटिक रूट से। तो ये सब जो चीजें होती हैं, लेबर लॉ में काफी चेंजेस लाए गए हैं, तो ये सब जो है लाइसेंसिंग राइज और इसके इम्पैक्ट्स, और अभी उसके लिए क्या अच्छा किया गया है, अभी के टाइम से फिर आप इसे ये मैनेज करके देख सकते हैं। ओके, चलेगा। तो अब यहाँ पे एक वही चीज होती है बिजनेस का, कि ये है, अब ये फोटो इसलिए लगा के रखी हुई है, एक भाई काफी आगे निकल गए, एक भाई जो है अंबानी के फेल हो गए। और हर बार जो होता है, एक नैरेटिव बना दिया गया है कि ये इनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो भाई इनको भी कर देती है ना। आप सब ये समझिए बात को, इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा जरूरी होते हैं। अगर यूट्यूब ही ना होता तो आप सब कहाँ से पढ़ते। तो कोई अगर गूगल कंपनी कमा रही है, कोई बुराई नहीं है, जियो का इतने सस्ते में नेट नहीं देता, तो आप सब कहाँ से कर पाते। ये तो रिम की भी सिम थी ना, ये डूब गए। अगर कोई बच गया तो आप उसे गालियां देंगी, तो वही वाली बात हो गई ना फैमिली में, जो इंडिया में टिपिकल चलता है कि अगर कोई एक आगे बढ़ गया तो बस उसके बारे में बुरा ही बोलते रहो, और बस इस मुंह के सामने स्माइल मारो। ये सही चीजें नहीं है। ठीक है। एक ट्रेंड था, मतलब बहुत सारा चला, आप सब बताइएगा क्या कहना है। मेरी सोच थोड़ी अलग थी यहाँ पे, कि अंबानी ने जो है अपनी प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, रिचार्ज की।
कि बेटे का भी खर्चा वो हमसे ही निकालेंगे क्या। मैंने उसे थोड़ा दूसरी तरीके से सोचा कि एक एक डेढ़ डेढ़ साल नेट फ्री दिया हुआ था, उसमें हमने पढ़ा, हमारा बैलेंस नहीं गया। पहले तो एक एक जीबी का इतना कॉस्ट था। जो इंसान दो दो साल फ्री दे सकता है, इतना सब हमारे लिए कर सकता है, हम क्या सिर्फ लेने ही वाले हैं? क्या हम उसे 50 रुपए का एक्स्ट्रा दे नहीं सकते? सोचिएगा, ये मेरी सोचे सही है गलत है आपका काम है बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस तरीके से सोचे। दुनिया में चार मीम बन गए, हम उसी के पीछे नहीं चलना है हमें। हमें हमारा दिमाग लगाना है ना। कल को कि अगर आप ऑफिसर्स बनेंगे और ये चीज बनेगी, तो आपको अपनी थिंकिंग रखनी है। अगर आप भी इसी में अगर रह गए, है ना, आप दोनों साइड नहीं देखेंगे चीजों का, तो कैसे चलेगा? आपको पसंद आएगा कि आज के टाइम में कि ये जियो भी वैसे ही खत्म हो जाए जैसे बाकी सारे हो गए? तो ऑब्वियसली नॉट। तो ये इंडस्ट्रीज बुरी चीज नहीं होती हैं। चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कोई भी हो, वो जो है आपको जॉब दे रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने वाली बात। ठीक है, इतना लालच हमें नहीं करना है। अभी आप सोचिए, यहाँ पे दिल्ली में ही है हम सब, 200 यूनिट बिजली फ्री का सबने लालच कर लिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा ही नहीं बचता है डिस्कॉम के पास। अब बिजली के तार गिर रहे हैं, एक की मौत हो गई, एक जो है अनफॉर्चुनेट अभी पैरालिसिस अटैक है एक लड़की को। तो ये सिनेरियो यहाँ पे दिल्ली जैसी जगह पे चल रहे हैं कि फ्री के चक्कर में ये हालत हो जा रही है। लाइब्रेरी में आपने देखा अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, ना म्यूनसिपलिटी वर्क कर रही है, ना कुछ वर्क हो रहा है। और गवर्नमेंट्स जो है अपना बस यही बोलने लगी कुछ भी ना हो। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये साफ सफाई एमसीडी के अंदर अंडर नहीं आती? कि डेफिनेटली आती है। एमसीडी में आप है, स्टेट में आप है, एटलीस्ट आप वहां तो करो। सिर्फ जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना और मीडिया के सामने आना, ये सब जो है आपका। और ये जब हम बोलते हैं ना ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये क्यों? क्योंकि वो भी एक आईएएस आईएफएस रह चुके हैं केजरीवाल। आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, वो मेंटेलिटी जो होती है ना, हर्डल क्रिएट करना। अभी अगर ये हमको ये दे दे, स्टेट का ये दे दे, तो हम ये कर लेंगे। नहीं, जो आपके पास है, आप क्या वो चीज ढंग से कर रहे हैं? तो ये हर्डल्स हटाने की हर बार बात चल रही है। कितना अच्छा हो कि ऑटोमेट हो जाए लोगों की जगह कि अपने आप अपनी साफ सफाई करनी है, अपने आप जो है तार कास्ट चेंज हो जाते हैं, अपने आप कास्ट सारी चीजें ऐसी होती है। फ्यूचर में अगर होगा ना कुछ पॉसिबल टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इंसान वो भी करेगा, क्योंकि मजबूरी बन जाती है यहाँ पे ये सब चीजें। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझना है। आपको पॉलिटिकल एंगल भी समझना है, आपको इकोनॉमिक एंगल भी समझना है, और कौन सही कर रहा है गलत कर रहा है ये भी समझना है। ओके। अब देखिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ा आप सबने होगा, होता क्या है? ठीक है, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, तो यहां हमें समझना है कि होता क्या है। अब लिबरलाइजेशन में आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं बड़े प्यार से, ये आपको मेंस में भी काम आएगा, और आपकी क्लैरिटी तो आपकी लाइफ लॉन्ग यहां से बनी जाएगी। देखिए, द गवर्नमेंट reduced रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? रेड्यूस किया रेगुलेशंस, ऐसे करोगे वैसे करोगे, इतना करना है, ये सब कानूनी कम किया, ऐसा नहीं खत्म कर दिया। एंड कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट इंटरप्राइज, तो उन पे जितना कंट्रोल था ना, उसको भी कम किया। कि इतना ही उत्पादन करोगे, इतना ही आप सेल कर सकते हो, इसी प्राइस टैब में करोगे, ऐसे करोगे वैसे, ये सब बंद किया। अलाउइंग देम मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। तो अब डिसीजन वो अपने हिसाब से ले सकते हैं, तभी तो वो सोच पाएंगे ना हमारा ग्रोथ क्या होगा, नहीं होगा, किस हिसाब से चीजें। ये हुआ लिबरलाइजेशन, समझे? अब थोड़ा गवर्नमेंट लिबरल हो गई, थोड़ी सी लिबरल हो गई, कि वो अब बोली नहीं नहीं ठीक है, आप अपना करिए काम, कुछ गलत करोगे तो वहां हम हथौड़ा मार देंगे आप। अपना आप रेगुलेशन करिए कि किस हिसाब से आप हायर करेंगे लोगों को, किस हिसाब से फायर करेंगे लोगों को। आप पूरी प्रोसेस दिखा दीजिए, आखिर कुछ गलत तरीका तो नहीं कर रहे हैं बस। तो ये जो है इस तरीके से लिबरल हो गए। आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप कितना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कितना अपने देश में ही बेचना चाहते हैं, ये सब चीजें जो है यहाँ पे छोड़ दी गई। ओके। और जब जरूरत पड़ेगी जैसे, तब वो बात अलग होती है कि आप देखते होगी कि गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, एक्सपोर्ट बैन कर दिया अभी कुछ कुछ टाइम के लिए, है ना। इस तरीके की जो भी डिसीजंस होते हैं, वो तब जब जरूरत पड़े, बट हमेशा इंटरफेयर करके नहीं रखी होती है। ओके, कि इतनी सैलरी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। अब ऐसे में क्या होता है, हर कंपनी तो बराबर नहीं होती है ना, कि आपको इतनी छुट्टियां देनी पड़ेगी, इतना ये देना ही पड़ेगा। अब आपका किस हिसाब से है,
आप वो देखिए आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, चाहे वो स्टार्टअप हो और बड़ी कंपनी हो, वो सब एक compete नहीं कर सकती डायरेक्ट, इसलिए लिबरल यहाँ पे चीज दी गई कि अगर फॉरेन से कोई कंपनी आ रही है तो वो भी भाई प्राइवेट एंटिटी है, हमारे देश की प्राइवेट एंटिटी है। हम ये नहीं करेंगे कि अच्छा बाहर से कोई कंट्री आ रही है कंपनी, आप 40% टैक्स दीजिए, इंडिया वाली 25% देगी, तो ये सब चीज नहीं है, यहाँ पे लिबरल हो गए। समझ में आया आपको? ये है रिड्यूस्ड रेगुलेशन। ओके, वो हो गया टेंड्स टू लिबरलाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन जो है, गवर्नमेंट बिगिन टू प्रायोरिटाइज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। इसके बाद गवर्नमेंट ने खुद कहा कि अब जो है हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है उसको प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। इसके पहले नहीं था, इसके पहले था नहीं। तो अब इसके बाद से ये चालू हुआ है। आप देखते होंगे एलआईसी हो, बीएचईएल हो, इसके पहले भी काफी ज्यादा ओएनजीसी है, सबके कुछ शेयर्स को प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, ताकि इससे उसके फायदे क्या क्या है, देखिए फायदे हैं काफी। पहला फायदा ये है कि वहां पर अब प्राइवेट जो है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो आएंगे तो वो इनोवेशन लाएंगे, हर चीज लाएंगे, क्योंकि वो शेयर होल्डर है अब वो यहाँ के। और जो मैनेजमेंट है प्राइवेट का, जनरली देखते हैं हम ज्यादा अच्छा होता है, तो वो मैनेजमेंट के थ्रू अब यहाँ पे सारा काम होगा। ठीक है, तो कंपनी भी बढ़ेगी, तो इसमें प्राइवेट का भी ऑनरशिप होगा और गवर्नमेंट का भी होगा। ऐसा नहीं होता प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि पूरी कंपनी बेच दी। मानिए कि बीएचईएल का पहले 100% शेयर था गवर्नमेंट के पास, आज के टाइम पे हो सकता है वो 55% होगा। ठीक है, तो ये 45% देने के लिए भी गवर्नमेंट को हो सकता है कि 40,000 करोड़ रुपए मिल गए। अब वो जो 40,000 करोड़ रुपए मिले, उससे अब हो सकता है कि ये एक नई कंपनियां डाल दे गवर्नमेंट जहां पे जरूरत है। जैसे मान लीजिए चिप्स जो हम बना रहे हैं, वो वाला चिप नहीं जो खाते हैं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए भी जो होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लग रहे हैं, उसमें वहां पे इन्वेस्ट कर दे, या बाकी चीजों में करे इन्वेस्ट। ठीक है, और फिर बाद में वो भी एक बाद में मिनी रत्ना से एक वो मेजर रतन बन जाए, और फिर उसमें से भी कुछ शेयर फिर वो बाद में ये देते रहे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो पैसा है वो सर्कुलेट भी होते रह रहा है ना? तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे समझने वाली बात है। अब देखिए इसके कारण क्या होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में चालू होगी, कि भाई वो भी अब यहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। आज हम देखते हैं कि पहले सिर्फ इसरो ही था, अब बाकी भी बोल रहे हैं ना कि टाटा से लेके बाकी सब भी जो है वेंचर अपना बना सकते हैं और धीरे धीरे सपोर्ट कर सकते हैं इसरो से। और एफडीआई जो भी आएगा तो बाहर की कंपनी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो हम करंट अफेयर्स अभी सब पढ़ते रहते हैं, उसमें आपको अच्छे से वहां पे समझाया ही है ये सब चीजों के बारे में। तो हर बार जो भी आप पढ़े इकोनॉमी को, उसको करंट अफेयर से ना कनेक्टेड रखें। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन, तो अब यहाँ पे समझ गए लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया रिड्यूस किया रेगुलेशन को, रिड्यूस किया रेगुलेशन को, रिड्यूस किया रेगुलेशन को, ऐसे आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन, ये हो गया आपका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो है उसको प्राइवेटाइज करना। इसके फायदे मैंने आपको ऐसे गिना दिए यहाँ से। नुकसान की अगर बात की जाए तो बस गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो कम हो जाता है। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि 40,000 करोड़ मिल गए और 55% स्टेक गया, मतलब है अभी भी पास में, लेकिन इस 40,000 करोड़ पे एक और कंपनी आपने खोल दी जो फ्यूचर में और बड़ी होगी, और अब ये गवर्नमेंट का उसके पास 100% स्टेक है। समझ रहे हैं? जस्ट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स है, हम टाटा से एग्जाम्पल ले लेते हैं। टाटा मोटर्स ने क्या किया, बाद में धीरे से साइड में एक तनिष्क खोल दिया कि हम डायमंड इसमें भी करेंगे, पूरा अलग है मोटर्स, और इसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो गवर्नमेंट भी कर सकती है बाकी बाकी सेक्टर्स में। तनिष्क भी कर दिया। अब ये तनिष्क उस समय लगाया होगा पैसा, आज कितना बड़ा ब्रांड बन गया। फिर ये कुछ पैसे को क्या किया, टाटा ने एयरलाइंस में लगा दिया। अब यहाँ भी 100% शेयर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ से अगर 40-50% शेयर बेच भी दे और उससे 4 कंपनी और बड़ी खड़ी कर दे, तो यही तो बिजनेस होता है। और ये इसी चीज से क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, चीजें हो रही है। तो ये यहाँ पे काफी समझने वाली बात है। तो प्राइवेटाइजेशन का ये फायदे है। अब ग्लोबलाइजेशन हम देखते हैं। अभी जो ग्लोबलाइजेशन है, ये आपका बेसिकली हो गया कि इंडिया embraced a more open economy, open economy, reduce trade barriers and encourage फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से लोग आए। पहले क्या था, हम क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह चलते थे, हमें डर लगता था कि भाई अंग्रेज की तरह बाकी भी कोई हमारे देश में आए फिर से कब्जा ना कर ले बिजनेस के नाम पर। एक मेंटेलिटी थी, तो उसको मैं गलत भी नहीं कहूंगा। लेकिन ये एक वक्त आ चुका था कि अब हमें ओपन इकोनॉमी बनना था। ठीक है,
तो ये हो गया पर ग्लोबलाइजेशन। पहले हम बस काम काम की चीज, थोड़ा क्रूड ऑयल ले लिए, थोड़ा बहुत ये किए, बाकी हम कंपनी को अंदर नहीं आने देते हमारे देश में। समझ रहे बात को? मतलब ऐसा नहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, हो रहा था। हमें जो जरूरत है हम ले लेंगे, आपको जो जरूरत है आप लो। हम ज्यादा ले रहे हैं तो हमारा इकोनॉमी बर्बाद होगा, वो बात की बात है। लेकिन ये यहाँ पे समझने वाली चीज थी। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया, ओपन इकोनॉमी आई। तो बाकी जैसे कंट्री से जो कंपनीज है, जैसे आप देखते हैं मारुति आ गई इस देश में, तो मारुति सुजुकी वगैरह आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है बहुत सारी कंपनीज जो है, टोयोटा आई। अभी जो हम गूगल को देख रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहा है। फेसबुक भी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो ये सारी जो जितनी भी कंपनीज है बाहर से, ओके, जैसे कि पहले टाटा के साथ डोकोमो चलता था, जापानीज। मतलब मैं कि बता रहा हूँ, टाई अप कर करके भी या फिर डायरेक्ट हमारे साइड आके वो इन्वेस्ट करने लगे। क्यों? लेस चिप्स आया, पेप्सी आया, कोक आया, सब किसके कारण आया? ये ग्लोबलाइजेशन के कारण आया। ओके। इससे क्या क्यों हुआ कि ट्रेड बैरियर कम कर दिया। पहले था कि अगर इंडिया में कुछ करना है तो इतना टैक्स लगेगा, ये लगेगा, उसको कम करते चलेगा, ट्रेड बैरियर्स को कम करते चलेगा। ओके। और इनकरेज किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, हमारे पास इसी बहाने डॉलर्स भी आएंगे। ये हमारे इसके लिए भी अच्छा है, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, जिससे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। तो ये सब सोचते हुए क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन भी लाया गया, और काफी अच्छे तरीके से चला, जिसको जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सही वे में आगे लेके आए। ठीक है। तो ये है यहाँ पर हमारा 1991 की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशन आप एक जगह नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है। तो अब ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। आप प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल्स को, और उन्हें बोले कि इतने कम इनिशिएटिव में जब ये सब चीजें चल रही हैं क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।